नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं दूरदर्शन समाचार के इस विशेष बुलेटिन में। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 12 साल बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दी मनु भाकर को बधाई। भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। देश के हथकरघा कारोबार में महिलाओं के योगदान की जमकर प्रशंसा की। ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी देशवासियों से अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक संपन्न। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर रहा फोकस। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए राज्यों के योगदान पर भी हुई विस्तार से चर्चा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत से हड़कंप। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक गिरफ्तार। आक्रोशित छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एलजीबी सक्सेना ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर। कहा, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार की बलि चढ़े निर्दोष छात्र। कुप्रबंधन और अव्यवस्था के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान दौरे पर। टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। सोमवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर और भविष्य में सहयोग को लेकर चर्चा की उम्मीद। और बुलेटिन में सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक में उपलब्धि की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया है। मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पदक आया है। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूं कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में
कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर मनु भाकर को बधाई दी है। मॉन्यूमेंटल डे, एक मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड दिस इज द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी इज बीन डूइंग वेरी वेल, बट today it has culminated in an Olympic medal and she still has a couple of events to go, so it's yet not over and I'm hoping that this will inspire the rest of the team. Golden generation for sport, I would say. मनु भाकर के पास पेरिस ओलंपिक में और भी पदक जीतने के अवसर हैं। उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग और महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में खेल प्रेमियों को उनसे और भी पदक की उम्मीद है। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सब वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पापा को बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जी, मनु भाकर को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने पर मनु भाकर को बधाई दी है। अभिनव बिंद्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पेरिस गेम्स में मेडल जीतने की शुरुआत हो चुकी है और मनु भाकर ने पहला पदक जीत लिया है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वन एंड ओनली अभिनव बिंद्रा। सर, शुरुआत हो चुकी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इट्स मॉन्यूमेंटल डे, एक मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी इज़ बीन डूइंग वेरी वेल, बट today it has culminated in an Olympic medal and she still has a couple of events to go, so it's yet not over and I'm hoping that this will inspire the rest of the team to do even more.
Will you call it a golden generation or in the Indian shooting? It's a golden generation for sport, I would say. Thank you so So much. it's a golden generation for the Indian sport. अभिनव बिंद्रा का यह कहना है, जिस तरह से भारत का पहला मेडल आ चुका है और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह की काफ़ी मेडल राउंड बाकी है, हमारे खिलाड़ी कमाल करेंगे और जो तिरंगा है उसका सम्मान करेंगे और उसको जो ट्राइकलर जो फ्लाई करता है वो सबसे ऊपर फ्लाई करेगा। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, पेरिस। ओलंपिक प्रतियोगिताओं में आने से पहले मनु भाकर के पास केवल ओलंपिक पदक की ही कमी थी। उन्होंने इन खेलों के दूसरे दिन ही पदक जीतने में सफलता पाई। हरियाणा की 22 वर्षीय मनु भाकर ने विश्व निशानेबाजी विश्व कप में 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वो राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी थी और इसके अलावा मनु भाकर यूथ ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत के लिए पदक का खाता खोला। पेरिस ओलंपिक के लिए जाने से पहले पदक की दावेदारों में से निशानेबाज मनु भाकर का नाम प्रमुख था। उन्होंने खेल प्रेमियों को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक के दूसरे ही दिन कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। इस युवा और प्रतिभाशाली निशानेबाज ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण, दृढ़ संकल्प से न केवल देश का नाम रोशन किया बल्कि विश्व स्तर पर भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है। कुश्ती और मुक्केबाजों के लिए मशहूर हरियाणा से शूटिंग में भी कुछ दमदार प्रतिभाएं निकल कर आई हैं। उनमें से सबसे नई और चमकदार प्रतिभा साबित हुई हैं मनु भाकर। झज्जर की रहने वाली मनु ने शुरुआती दिनों में कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन फिर पिस्टल शूटिंग से लगाव हो गया। सीनियर स्तर पर चमक बिखेरने से पहले हर खिलाड़ी को जूनियर स्तर पर अपनी पहचान बनानी होती है। मनु की कहानी भी अलग नहीं है। उन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पहली बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद उनका जलवा दिखा नेशनल गेम्स 2017 में, जहां उन्होंने हीना सिद्धू जैसी दिग्गज शूटर को हराया और कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। यही वो वक्त था जब मनु के अलावा शूटिंग में कई युवा निशानेबाज सामने आए। इनमें मनु ने सबसे तेजी से अपनी पहचान बनाई और साल 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। यहाँ मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। 2018 में उन्होंने यूथ ओलंपिक में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। इसके बाद 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मनु ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 2019 में उन्होंने सौरभ चौधरी के साथ मिलकर लगातार 4 वर्ल्ड कप में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट के गोल्ड जीते। टोक्यो ओलंपिक मनु के लिए काफी निराशाजनक रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अचानक उनके पिस्टल खराब हो गई। इसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि इसके बाद मनु भाकर ने एक बार फिर वापसी की और कड़ी मेहनत की बदौलत टोक्यो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ा। पिछले 1 साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। 2023 में उन्होंने बाकू में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। मनु भाकर की सफलता में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का भी अहम योगदान रहा है। वो सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही टॉप्स स्कीम में शामिल हैं। उन्होंने टॉप्स के अंतर्गत तैयारी के लिए 28 लाख से अधिक की राशि दी गई। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत 1,35,36,000 रुपए सरकार द्वारा मिले। स्पोर्ट डेस्क, डीडी न्यूज। तो खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जांच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से शनिवार देर शाम बेहद दुखद खबर सामने आई। राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी और जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस अफसोसनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार और MCD दोनों ही सवालों के घेरे में है, लेकिन 3 मौतों की जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। शनिवार शाम इस कोचिंग की इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया। उस वक्त कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और NDRF की टीम ने मौके से फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। हालांकि मामले में 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई थी। जारी अनुमति दस्तावेज में बेसमेंट में केवल स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, जो हादसे के 18 दिन पहले ही दी गई थी। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए संचालक अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस की FIR से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। FIR से खुलासा हुआ है कि कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। FIR में ये भी सामने आया कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस की FIR में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। FIR के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भर गया था। घटना के बाद से लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार और प्रशासन के खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव के कारण जान गंवाने वाली 3 छात्राओं की पहचान श्रिया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रिया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तानिया सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे।
मृतक छात्रा श्रेया यादव के भाई ने घटना को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में इससे पहले भी जलभराव की घटना हो चुकी थी, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि ये घटनाएं स्पष्ट रूप से संबंधित एजेंसियों और विभागों द्वारा बुनियादी रखरखाव और प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करती हैं। एलजी ने कहा कि शहर में जल निकासी, संबंधित बुनियादी ढांचा और इनकी देखभाल की व्यवस्था स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो चुकी है। एलजी ने कहा कि अपने घरों से दूर भारी फीस और किराया चुकाने वाले छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित न करने वाले कोचिंग संस्थानों और मकान मालिकों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है वो अक्षम्य है और ऐसे मुद्दों को अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एलजी ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक दुखद घटना के हर पहलू का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी ने कहा कि जो लोग भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे से ये साफ है कि कैसे दिल्ली में नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग सेंटर माफिया छात्रों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और प्रशासन के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, पराक्रम सिंह शेखावत, अजीत द्विवेदी और सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई 3 विद्यार्थियों के मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जहां भाजपा इस पूरी घटना के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और एमसीडी के मेयर को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बदहाल दिल्ली की व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जांच की बात करके आम आदमी पार्टी केवल इस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से सदमे में आई दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार देते हुए आपराधिक लापरवाही बताया और दोषी अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी, और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों से, बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को भी इस मामले में आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना
करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी की परेशानी हो रही है। जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये सालों साल की अनदेखी का नतीजा है। ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है? ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है, एमसीडी हो या सरकार हो। दरअसल कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं तब सामने आईं जब हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला करने से बचती ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आप में गलती करने वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी साहस नहीं है। अग्निशमन विभाग, एमसीडी, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी सब कुछ आपके अधीन है। भंडारण के लिए एनओसी या फिर चल रही थी लाइब्रेरी कैसे? जल जमाव क्यों? विधायक को बताने के बावजूद नालों की सिल्टिंग क्यों नहीं की गई? शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 लोगों की जान चली गई। आज आपने बिना नाम लिए आपको शर्मिंदा किए यह दिखावटी दयनीय पोस्ट किया। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं। इस बीच एबीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोचिंग सेंटर हादसे में अब जान गंवाने वाले तीनों विद्यार्थियों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी। उनके लिए न्याय की भी मांग की गई। एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध जताया। सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही कोचिंग संस्थानों के संचालन की भी मांग उठाई। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता था। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने, झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथ थे, एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे। क्या पता था वो बेसमेंट उनको निगल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। ये किस तरह की राजनीति है। दिल्ली कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव से हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। हिंदू राष्ट्रीय प्रवासी मंच की ओर से दायर इस याचिका में एमसीडी, कोचिंग संस्थान और दिल्ली सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने और कोचिंग सेंटर जैसी संस्थाओं में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में इन हादसे में जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के परिवारजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे समाजसेवी बीएन झा ने राजेंद्र नगर की घटना पर एक बार फिर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एमसीडी और दिल्ली सरकार सभी अनियमितताओं पर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीएन झा जी हैं, जो कि लंबे समय से दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स को रेगुलाइज करने के लिए और छात्रों के सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो शुभचिंतक हैं, उन छात्रों का जो माँ बाप का विश्वास जीत के आते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से कुछ करके आते हैं, वो कभी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी में डूब के मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। कभी नहीं लड़की हिमाचल की सोची होगी कि एक पीजी के बालकनी कमजोर होने से हम नीचे गिर जाएंगे और हम मौत के घाट लग जाएंगे। कभी नहीं वो बच्चा सोचा होगा कि एक अनियमितता वाली गेट पे करंट होगा, बारिश होगी और हम छुएंगे और मेरी माँ बाप जो प्रीलिम्स में लड्डू बांटे होंगे वो मेरे मौत पे कफन लेके आएंगे। दिल्ली के तमाम जगह पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, लाइब्रेरी चल रहा है, पीजी चल रहा है, वो इलीगल तौर से चल रहा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारा फायर एनओसी है। अभी भी मेरे पास जो फायर एनओसी राजेंद्र नगर की घटना वाली बिल्डिंग राउज कोचिंग सेंटर को मिला है, आप देखेंगे वो बिल्डिंग 100% कवरेज है, जबकि नक्शा के अकॉर्डिंग वो 100% कवर नहीं हो सकता है। तो इसमें एमसीडी की अनियमितता है। दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, माँ बाप बड़े सपने बुनते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो क्या स्थिति यहाँ पर है और क्या होना चाहिए? एमपीडी यूबीबीएल का जो लॉ है, जो लिखा हुआ, जो किताब लिखा गया, इतने बड़े टीम, इतने बड़े सारे स्पेशलिस्ट जो बैठ के एमपीडी 2021 बनाया था और यूबीबीएल 2016 बनाया, जिसमें कि अमेंडमेंट आया 2020 में, उसमें जो लिखा गया उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? ये लोग क्यों नहीं मान रहे कि 200 स्क्वायर मीटर से कम के प्लॉट साइज में सी एंड डी कैटेगरी में 18 मीटर रोड रो होना चाहिए। उस कैटेगरी, उससे कम के प्लॉट में आप कोचिंग या लाइब्रेरी चला ही नहीं सकते हैं। और अगर 20 बच्चे से ज्यादा है तो उसके लिए एजुकेशनल बिल्डिंग होना चाहिए, जो कि 2020 में अमेंडमेंट हुआ। 50 गज से अगर प्लॉट साइज ज्यादा है तो उसमें मिनिमम जो रूम साइज होनी चाहिए वो 7.5 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। पीजी में साइज कम होता गया, पीजी में जब साइज कम होता गया, कूलिंग नहीं है, वुडन पार्टीशन है, एक बच्चा अगर वहां बात कर रहा है तो यहां तक आवाज आ रही है। बच्चा करे क्या? बच्चा आता है यहाँ मिशन लेके कि हम आईएएस बनेंगे, हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, लेके क्या जाता है? डेड बॉडी। हम उसके खिलाफ हैं और ये सारे नियम को ताक पे रख के कर रहा। तो कुल मिलाकर जो नियम है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जो पूरे कानून हैं उनको लागू सख्ती से नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो होनहार बच्चे हैं अपनी जान देकर इसकी कीमत जो है वो चुका रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का गढ़ है। देश भर से छात्र अधिकारी बनने का सपना लेकर यहाँ आते हैं। हालांकि आबादी बहुत अधिक होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए छात्र मुखर्जी नगर में गुजारा करते हैं।
हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने प्रतियोगी छात्राओं और छात्रों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। इस समय हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं, जो कि यहाँ पर कोचिंग का हब माना जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर देश भर से छात्र यहाँ पर प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो किन हालातों में रहते हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हैं, इसका हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इस गर्मी में दिल्ली में जो छात्र हैं वो किन हालातों में हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये कमरा भी है जहाँ पर कि आपको कूलर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा ये कमरा है और ये बेड लगा हुआ है, कुछ किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। और इस तरीके से जो छात्र होते हैं, जो देश भर से सुनहरे भविष्य का सपना लिए दिल्ली आते हैं। शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, यहाँ पर रहते हैं, इन रूम्स में रहते हैं, कितना किराया होता है और जो कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं उनमें कितना क्या किराया होता है, क्या कितना आपको पैसा देना होता है, उसमें फीस देनी होती है? देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग किराया है। मुखर्जी नगर में थोड़ा ज़्यादा किराया है, इसके आसपास क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है। और कोचिंग्स की अगर हम बात करें तो करीब 2-2.5 लाख के करीब ऐसी फ़ीस होती है कोचिंग की। उसके बाद महीने का 20,000 रुपये रहने खाने का यहाँ पे खर्च होता है। क्या समस्याएं होती हैं? गर्मी समस्या होती है, आपको लगता है कि कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी? और दूसरा, मैं देखा कि जब मैं नीचे से आया आपके बिल्डिंग में तो नीचे सीवेज बहुत बह रहा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। सर, असल में क्या है, यहाँ पे इतना सफोकेशन होता है और खासकर गर्मी में तो जो स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है। मतलब पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। और अगर आप ये सीवेज वाली बात करेंगे तो सर, जैसे थोड़े सी पानी गिरने पे ना सर घुटनों कमर तक पानी आ जाता है। तो कोचिंग वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह जाने में काफ़ी इश्यूज हमारे क्रिएट हो जाते हैं। बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार छात्र जो हैं वो असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि सरकारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकारें कब जागेंगी। और ख़ास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि एमसीडी की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है दिल्ली में, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने में दिल्ली सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है। तो तमाम सवाल जो हैं इस समय सरकार की तरफ खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पूरी तरह से कोचिंग संचालकों और दिल्ली सरकार की लापरवाही नजर आ रही है। देखिए घटनास्थल से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट। फिलहाल मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में, जहां पर राजेंद्र नगर में के कोचिंग सेंटर में जान गंवाने वाले तीनों बच्चों का जो शव यहां पे मोर्चरी में रखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहां पर एक छात्र के माता पिता यहां पहुंचे, उनका रो रो के हाल बेहाल था। किसी की आंखों का तारा इस तरीके से राजा, किसी ने सोचा नहीं था। हम अर्ली मॉर्निंग में राजेंद्र नगर में मौजूद थे, हमने देखा कि किस तरीके की नाकामियाँ है संस्थानों द्वारा। वहाँ पर हर तरीके की जो परमिशन है उनको अनदेखा करके कोचिंग संस्थान को चलाया जा रहा है। तमाम तरह की जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। संस्थान में जो सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी उपकरण हो वो भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है। जाहिर तौर पर हर किसी छात्र का ये मानना है कि ये हादसा नहीं, ये एक मर्डर है। वहीं कुछ जो मृत छात्रों के परिजनों से, जो उनके जानकारों से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको जो है न्याय चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन की लापरवाही का भी मामला है। जो घटनास्थल है वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक नाला बहता है। जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये नाला 10 मिनट की बारिश में ये नाला भरकर रोड पर आ जाता है। सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट तक का पानी का जाम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ पर बारिश हुई थी तो हालात कुछ ये था कि कारें जो है सड़क पर तैरती हुई नजर आईं। तो जाहिर तौर पर कभी इस बात पर किसी ने ध्यान देकर नहीं देखा। आज जब हादसा हुआ है तो ये बातें चर्चा में हैं और कहीं ना कहीं इस पर दिल्ली सरकार को भी घेरा जा रहा है। तमाम छात्र जो हैं सरकार से यही कह रहे हैं कि ये एक मर्डर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी लगभग दोपहर का समय है, 2 बजने वाले हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नुमाइंदा सामने नहीं आया जो कि इस मामले पर कुछ कहे। वहीं अगर हम बात करें तमाम वहाँ के जो मौजूद छात्र थे, उनका भी यही कहना है, वो साफ तौर पर यही मान रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 50 से 100 के बीच में कोचिंग संस्थान है जिनका जो है बेसमेंट में ही लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट का रास्ता है, जहाँ से छात्रों को एक सिंगल रास्ते से आना जाना करना होता है। ऐसे में
उनको बायोमेट्रिक का प्रयोग करके एंट्री दी जाती है। पूरा परिदृश्य, पूरा मामले पे अगर हम नज़र डालें तो ये यही मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा एक लापरवाही का मामला है। चाहे वो लापरवाही संस्थान की तरफ से हो, चाहे वो लापरवाही दिल्ली सरकार की तरफ से हो। कैमरा पर्सन सुनील सिंह राणा के साथ मैं सुशील कुमार, DT न्यूज़। 2 दिन चली भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की इन राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। 2 दिन चली इस बैठक में कई विषयों पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी CM शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 2 दिनों तक चली। बैठक में सुशासन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में PM मोदी का समापन संबोधन हुआ। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों पर बल देते हुए हम कैसे अधिक गति से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया। बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में राज्यों के योगदान पर भी चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में चलाई जा रही विशेष योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुतिकरण रखा। बैठक में विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने पर भी जोर देने पर चर्चा हुई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया। समय समय पर इस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती रही है। वर्ष 2024 में ये बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की पहली बैठक थी, जिसमें 13 CM और 15 डिप्टी CM शामिल हुए। PM मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DT न्यूज़, दिल्ली। अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 112वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की जनता के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपनी बात साझा की तो कई सामाजिक मुद्दों पर जनता को आगे आकर जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी
इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में असम के चराईदेव मैदान का विशेष उल्लेख किया। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के पर्यटन स्थलों का जिक्र किया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम के चराईदेव मैदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। क्या आपने चराईदेव मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम साम्राज्य पर कहा कि 13वीं शताब्दी से शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद
अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। चराई देव मैदान के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने से यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इससे भारत के गौरवशाली इतिहास को लोग बेहद करीब से देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जापान में 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में हैं। क्वाड बैठक से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना है। इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सदस्य देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा की उम्मीद है। बैठक में क्वाड पहल और कार्य समूह की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। क्वाड की बैठक से पहले रविवार को टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सोमवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एडोगावा में फ्रीडम प्लाजा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में संघर्ष, तनाव, ध्रुवीकरण और रक्तपात के इस समय में महात्मा गांधी का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि समाधान युद्ध से नहीं होता और कोई भी युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बापू का शांति और अहिंसा का संदेश और उनके सिद्धांत आज और भी अधिक प्रासंगिक हैं, जब दुनिया में इतना संघर्ष, तनाव और ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। At a time when we are seeing so much conflict in the world, so much tension, so much polarization, so much bloodshed, it's very important that Gandhiji's message was that solutions do not come from a battlefield, that no era should be an era of war. And that message applies today as much as it did 80 years ago. क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड का उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। इसका गठन 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ मिलकर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रविवार को उत्तर प्रदेश विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा सत्र में कई अध्यादेश और उससे संबंधित विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अध्यादेश 2024 से संबंधित विधेयक शामिल है। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस दौरान 2025 के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ और पर्यटन स्थलों के विकास, बसों की खरीद के लिए धनराशि जारी की जाएगी। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बेंगलुरु में मुलाकात की, जिसमें सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक में हो रहे भ्रष्टाचार पर विस्तार से चर्चा की गई। विजेंद्र ने बताया कि एसटी विकास निगम घोटाला और ऐसे ही अनेक घोटालों को लेकर दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से
3 अगस्त से 10 अगस्त तक पदयात्रा निकालेंगी, जिनमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। All the senior leaders from Bharatiya Janata Party as well as JDS discussed in detail the way corruption is taking place here in Karnataka under the leadership of Siddaramaiah ji. Both the parties have decided to take out Padayatra from Saturday, that is 3rd. B.S. Yediyurappa ji and H.D. Kumaraswamy will be present on that occasion. It will be a 7 days Padayatra. Padayatra will start on 3rd, it will commence on 3rd and conclude on 10th, that is Saturday. Our national leaders from Bharatiya Janata Party will also be present on 10th. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नई दिल्ली में आयोजित राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय विषय बोध कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों में कार्यशाला में अलग अलग सत्रों में सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। पहले दिन उन्होंने संसद में सांसदों से अपेक्षाओं और कूटनीति में उनकी भूमिका पर एक सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने सदस्यों से नियमों और प्रक्रियाओं समिति के काम और आचार संहिता के बारे में जागरूक रहने का आग्रह किया, ताकि वे एक प्रभावी सांसद बन सकें। 2 दिवसीय कार्यक्रम में डिजिटलाइजेशन और आईटी पर भी जोर दिया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन नए इनोवेशंस को हम कैसे अपनाएं और लाभ उठाएं, ये निश्चित रूप से इस 2 दिनों के आयोजन के बाद आपका कम से कम एक प्रायोरिटी का हिस्सा बनेगा आपके कामकाज का। सदन में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर्वोपरि है। सदन के हम सभी सदस्यों को लेटर और स्पिरिट में इसका पालन करें तो किस तरह से इसका सार्थक असर होगा। एक महत्वपूर्ण काम है सरकार की जवाबदेही करना, हम सांसदों का तय करना। क्वेश्चन आवर और पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के 2 शक्तिशाली पार्लियामेंट्री इक्विपमेंट और टूल हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत पोर्टल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में युवाओं के साथ बैठक की। रूस में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय युवा प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को हमारे देश की बेहतरी में योगदान देने और साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बैठक में युवा मामले विभाग के सचिव और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।